हेलो एंड वेलकम टू नियोगी आईएएस। आज हम एंशिएंट हिस्ट्री के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट मींस हाउ टू स्टडी द एंशिएंट हिस्ट्री फॉर द यूपीएससी। आप सब जानते हैं कि जब बात हिस्ट्री की आती है और खासकर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि आखिर हमें किस पर्सपेक्टिव में यूपीएससी की क्या डिमांड है और कौन कौन से सोर्सेज को हमें यूज करके हम इस सिविल सर्विस एग्जाम को इजी बना सकते हैं। इस पूरे वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने अलग अलग सेगमेंट से इस पूरे हिस्ट्री को डिवाइड किया है और उसमें मैंने ये बताने की कोशिश की है कि आखिर ऐसी क्या गलतियां हम लोग करते हैं और क्यों हमारा प्री क्वालिफाई नहीं हो पाता। तो आप एक काम करिए, एक कॉपी एक पेन ले लीजिए और आप नोट करते जाइए कि आखिर ऐसी क्या क्या चीजें आपको याद रखनी है जब आप हिस्ट्री को खासकर प्रिपेयर करते हैं बोथ फॉर प्री एंड द मेंस एग्जामिनेशन। सबसे अच्छी चीज जो आपको इस वीडियो लेक्चर में मिलेगी कि आपके जितने भी प्रश्न हैं कि क्या हमें माइंड मैप बनाना चाहिए, हमें एनसीईआरटी के नोट्स किस तरीके से बनाने हैं और हमें कौन कौन सी बुक्स किस टाइम पढ़नी है, और पूरी इस हिस्ट्री को हमने डिकोड किया है। तो मैं प्रॉब्लम्स भी बताता जाऊंगा, उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी बताता जाऊंगा। तो मैं फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपका नियोगी आईएएस में, जहां पे हमारी कोशिश है कि हम बुक्स को और खासकर सिविल सर्विस एग्जाम को इतना सिंप्लीफाइड बना दें ताकि आपके सपने पूरे हो पाए। तो शुरू करते हैं सबसे पहले कि हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि व्हाई पर्टिकुलरली एंशिएंट हिस्ट्री मैटर्स। बहुत बार ऐसा सवाल बच्चों से आता है मुझे कि सर आखिर हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री को क्यों पढ़ते हैं। एक नॉर्मल सा सवाल है। अब ये सवाल मैटर भी करता है कि उनको ये जानना है कि आखिर हिस्ट्री में ऐसी क्या चीजें हैं। देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा कि एक लॉन्ग जर्नी है, बहुत लंबे सफर के लिए जाना है, और हिस्ट्री में एंशिएंट है, मिड है, मॉडर्न है, देन वी हैव आर्ट एंड कल्चर। सो देयर आर डिफरेंट सेगमेंट्स एंड ऑल दीज सेगमेंट्स आर इंटरलिंक्ड और इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। तो सबसे पहला है कि मोस्ट स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा यह लगता है कि एंशिएंट हिस्ट्री बहुत बड़ा है और डेट्स याद रखनी है, नाम याद रखने हैं सर, तो ये तो वैसे ही डिफिकल्ट कर देगा हमारे सफर को। तो उसके लिए एक बड़ा सिंपल सा तरीका है कि हम यूपीएससी को कैसे समझते हैं। देखिए, दो चीजें बड़ा इंटरेस्टिंग सा इसमें हमने लिखा हुआ है। देखिए, सबसे पहली चीज है मोस्ट स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है, इसमें मैं इसलिए ये कह रहा हूं ताकि आपको ये क्लियर हो पाए, उनको ऐसा लगता है कि एंशिएंट हिस्ट्री जो है वो छोटा है, या फिर कुछ को ऐसा लगता होगा कि एंशिएंट हिस्ट्री बहुत बड़ा है। दोनों तरीके आप ले सकते हैं, बट यूपीएससी के माने तो वो इसके ऑपोजिट सोचते हैं, क्योंकि वो क्या जानना चाहते हैं। इट्स ऑल अबाउट, मैंने बड़ा सिंपल फॉर्म में बताया, उम्मीद है कि आपको एक बड़ा अच्छा समझ में आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, हिस्ट्री में हमें मिलता है कल्चरल अंडरस्टैंडिंग। हिस्ट्री में उसको जानना है आपसे कि आपका मेन मकसद क्या है, कि उसको चाहिए कल्चरल अंडरस्टैंडिंग, सबसे बड़ी बात सीक्वेंस चाहिए, और कनेक्ट इवेंट्स को करना आना चाहिए। मैं एग्जांपल बताता हूं। फॉर एग्जांपल, हमने एक टॉपिक पढ़ा है मौर्यन अंपायर का, और उस अंपायर को पढ़ने के लिए आपने सारा पढ़ लिया, आपने डेट्स पढ़ ली, आपने ये पढ़ा कि सर पहले चंद्रगुप्त मौर्य आया, बड़ा ही लड़ाई किया और सेल्यूकस नेक्टर से कर लिया, बहुत अच्छी बात है। मुझे भी बच्चा ऐसे ही आके बोलता है कि सर ये तो हो गया। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इसके दो इवेंट्स होंगे। फर्स्ट इवेंट, मौर्यन अंपायर क्यों आया, कैसे आया, तो इसके लिए आपको पहले इवेंट का पता होना जरूरी है। तो हमें समझ में आता है कि हाँ सर, उससे पहले तो नंद डायनेस्टी आई थी, उनका कुछ हुआ। फिर सर इसके बाद क्या हुआ, देन हमारे पास पोस्ट मौर्यन पीरियड आया। तो किसी भी इवेंट को, जो ये यहां पे पॉइंट है कि हमें इवेंट्स को कनेक्ट करना है, तो हमारे लिए एक ही इवेंट है, दूसरा ये है, तीसरा, तो इन तीनों को कनेक्ट करके यूपीएससी एक सवाल बनाता।
ये है वो जो एग्जाम में चाहिए, ये हम मिस कर जाते हैं। इसीलिए मैं बार बार, अगर ये 3 चीजें आप बेटा समझ गए, और योगी आईएएस का मकसद ही यही, हमारा क्या है, वाई वी आर डिफरेंट। मेरा मकसद है कि इस जगह से मैं आपको वो क्लैरिटी दे पाऊं, वो समझा पाऊं जो आपको दूसरी जगह नहीं मिलता। आप देखिए, छोटी सी बात है, बड़ा बड़ा एक मैटर करती है। दूसरा यहां पे अगर सेकंड पॉइंट में क्रोनोलॉजी और सेंस क्या है, मतलब मान लीजिए कि आपने एक काम कर लिया, सर मैंने पढ़ लिया, इट इज मेंशन इन द बुक ऑफ स्पेक्ट्रम दैट 1915 गांधी केम। सर 1915 को गांधी जी आए, ओके सर 1915 के बाद 1917 में गांधी जी ने 3 स्ट्रगल कर दिए, देन सर 1918 में वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया, देन सर 1919 में हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आ गया, देन सर 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हो गई, देन सर 1922 में विड्रॉ हो गई, देन सर 1923 में स्वराज्य पार्टी बन गई, देन 1924 में सर गांधी जी। सो अगर ऐसे पढ़ना हो तो ये अलग बात है, ऐसे नहीं पढ़ते। यहां पे बड़ा सिंपल है कि डेट तो याद रखनी है, बट दिस इज इंपॉर्टेंट। क्या उस डेट का कोई सेंस या उस डेट का इंटरकनेक्शन बन रहा है? तभी कह रहा हूं, इन यूपीएससी one must be able to draw a line of demarcation, what to study and what not to study. आपको ये पता करना पड़ेगा जो आप पढ़ रहे हैं क्या सच में वो यूपीएससी को चाहिए। इसीलिए पर्टिकुलरली जब हम एंशिएंट हिस्ट्री की बात करते हैं, मैं बड़ा एक उस अंदाज में आपको बोल रहा हूं, उस सेंस में आपको बोल रहा हूं जिसमें यूपीएससी को चाहिए। देखिए, एंशिएंट हिस्ट्री की बात कर ले तो हमारे शुरुआती दौर में हमारा पहला पार्ट जो हिस्ट्री का आता है वो आता है स्टोन एज। और अगर आपको प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई करना है, आपको एंशिएंट हिस्ट्री को बहुत स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। इफ दिस फाउंडेशन इज स्ट्रांग, योर प्रीलिम्स एंड मेन बोथ बिकम इजियर, दोनों ईज हो जाएंगे। ऐसा लगेगा कि यूं चुटकियों में कर दिया, लेकिन कब? जब आपने उन इवेंट्स को, जब आपने उन सारी चीजों को सही तरीके से पढ़ा होगा। अब मैं आपको एक एक पॉइंट करके बताता हूं। लेट मी टेल यू द 3 गलतियां जो बच्चे बहुत ज्यादा करते हैं, खासकर जब यूपीएससी का एग्जाम आता है तो हमारी एक सबसे बड़ी गलती क्या है। मैं 3 गलतियां बताता हूं। ये 3 गलतियां अक्सर हमसे हो जाती हैं, और उसका रीजन ये है कि हमें ऐसा लगता है हम ये सोच रहे हैं, वैसा नहीं सोचते। सबसे पहली बात करें, हमें ये वाला पार्ट जो है कि कितनी बुक्स पढ़नी है। स्टोरी बुक्स पढ़नी है, पहली बात तो ये है। अब आप समझ लीजिए, दे रीड लाइक ए स्टोरी बुक, नॉट लाइक ए यूपीएससी मटेरियल। बहुत सारे बच्चों को स्टोरीज अच्छी लगती हैं कि सर मैंने एक ना वेब सीरीज देखी थी, क्या मेरा काम हो गया? नो, नॉट एट ऑल। क्योंकि यूपीएससी में हम एनालिटिकल पूछते हैं, यूपीएससी बहुत डिफरेंट सोचता है। सर दे फोकस ऑन द फैक्ट्स नॉट कंसेप्ट्स। गलती है। क्या आपको लगता है कि यूपीएससी सिर्फ फैक्ट से चलेगा? हां, फैक्ट्स आर इंपॉर्टेंट, बट इन सर्टेन पॉइंट्स पे आके अगर आप कहेंगे तो आई वुड से यस ऑफ कोर्स फैक्ट्स आर इंपॉर्टेंट, बट इंटायरली आपने पूरा फैक्ट्स कंप्लीट कर लिया, कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो भी बात नहीं बनेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होता है, मैं जब बच्चे को पढ़ा देता हूं, ये वाला पार्ट हमेशा मिसिंग है। और उसके बाद एक बड़ा कमाल का बात है, दे डोंट रिवाइज विद टाइमलाइंस एंड माइंड मैप। आपने छोटे नोट्स नहीं बनाए, अपने कंसेप्चुअल क्लैरिटी के अपने नोट्स नहीं बनाए। आपको क्लास में जो टीचर ने पढ़ाया आपने वही लिख दिए, वो टीचर्स के नोट्स हैं, वो आपके नहीं है। इसलिए आपको यह समझना पड़ेगा कि ये 3 गलतियां अगर आपने कर ली तो आपका यूपीएससी क्वालिफाई नहीं होगा। सो वर्क ऑन इट। आज आप चेक करिए कि क्या आप में वो गलतियां हैं। वैसे कोशिश मेरी ये रहेगी कि जब हम इस YouTube चैनल के ऊपर काफी बार जो मैं वीडियोस लाने वाला हूं, और मेरा मकसद भी है जो कंसेप्ट क्लैरिटी, कंसेप्चुअल माइंड मैप, नोट्स, आंसर राइटिंग, हम सब कुछ लेके आ रहे हैं। और दूसरी चीज ये है कि यूपीएससी डज नॉट आस्क व्हाट इफ, आस्क व्हाई, हाउ। ये अगर आप देखेंगे तो मेरे इसमें एक बड़ा, मुझे बच्चे अक्सर मैंने वो सवाल डाले यूपीएससी के हिसाब से, व्हाट, इट आस्क व्हाई एंड हाउ। ज्यादा आपको कोशिश इस पे करनी है और इस पे करनी है। यहां पे आप समझ लीजिए कि गेम का खेल है। जितना हो सकता है आप वाई के ऊपर काम करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। हर रीजंस, हर पर्टिकुलर पार्ट में आपको एक रीजन ढूंढना है।
लेकिन वो आप मिस कर जाते हैं। अगली चीज है, देखिए अब ये बात है कि सर नियोगी आईएएस क्या कर सकता है आपके लिए, नियोगी आईएएस का मेथड क्या है सर, और नियोगी आईएएस किस तरीके से यूनिक है। पहली बार मैं ये कह सकता हूं कि इंडिया के अंदर आप देखिए कि हमारा वे क्या है, द स्मार्टेस्ट वे टू स्टडी एंशिएंट हिस्ट्री। सबसे पहली चीज आपको सर क्या बताएंगे, अगर हम इसमें नोट करें तो ये नियोगी का आप ये कह सकते हैं कि एजेंडा है। नियोगी कैसे आपको हिस्ट्री के अंदर एक मास्टर बना सकता है, अंडर द सुपरविजन की सुहेल सर ने क्लासेस लेनी है। देखिए सबसे पहला मेरा क्या रहेगा, इसको हमने नाम दिया है नीट स्ट्रैटेजी। कैसे नीट है, एन से हम कहते हैं कि नोट्स, 1 पेज पर टॉपिक, बड़ा कमाल। अक्सर मैंने बच्चों से ये सुना है कि सर टीचर तो वो अच्छे होते हैं ना सर, बहुत लिखाते हैं। देखिए बेटा, नोट्स का मतलब आप 10 नोट लिख लिए, आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, आप कभी भी उसका रिवीजन नहीं कर पाएंगे। हमारा मकसद है क्वेश्चन 250 वर्ड्स या 150 वर्ड्स में लिखने के लिए दिया जाता है। मेरा मकसद या नियोगी आईएएस का मकसद यह होगा कि आपका पूरा टॉपिक आपके एक पेज पे आ जाए। ये कला है, दिस इज कॉल्ड टैलेंट। और यूपीएससी में हमारा मेन मकसद क्या है, हाउ टू रिप्रेजेंट योर आंसर। उसके लिए हमने ये सोचा है बेस्ट नोट्स, घर बैठे आप किस तरीके से पूरे टॉपिक को एक नोट में लिख सकते। दूसरा, रिमेंबर जब भी हम यूपीएससी का एग्जाम देते हैं, इनकी इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाती है कि आप कितनी एग्जाम्पल्स दे रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि आंसर देने के टाइम पे आपने सारा आंसर तो लिख दिया, कोई एग्जाम्पल नहीं दी। बचपन से आपको बताया गया है कि जो चीजें हम किसी को बेटर वे में समझा सकते हैं उसके लिए एग्जाम्पल दी जाती है। और फिर आता है हमारा थर्ड वर्ड कॉल्ड ए। देखिए यूपीएससी में बहुत सारी चीजें, हम जब भी क्वेश्चन यूपीएससी का चेक करते हैं, क्या आता है क्वेश्चन, ज्यादा से ज्यादा आता है क्रिटिकली बताइए इसके बारे में, डिफाइन एंड डिस्कस बताइए, इस चीज के ऊपर एनालाइज करिए, कमेंट करिए। तो यहां पे वही चीज होगी, हर एक कंसेप्ट, मुझे उम्मीद है हमारे जितने भी कंसेप्ट होंगे विजुअलाइज होंगे। आपको ऐसा लगना चाहिए कि हमने वो विजुअली पढ़ा है। इसीलिए हमारे यहां पे सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे, द एंटायर एंशिएंट हिस्ट्री आई एम गोइंग टू कवर थ्रू मैप, ओनली मैप। उसका रीजन, अगर आपने ये नीचे वाला कंसेप्ट सही समझ लिया तो ये नोट्स जो आपके बनेंगे ना, पर पेज के हिसाब से मैं बात कर रहा हूं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज टाइमलाइन, दैट इज कॉल्ड ए टी। ये है हमारा, आप ये कहेंगे कि सर क्या चीज है, द टाइमलाइन मैटर्स। एक आप समझ लीजिए कि आपने जो चीज आपको 6 महीने में कंप्लीट करनी चाहिए थी, वो 1 साल में कर रहे हैं तो भी नहीं चलेगा। यूपीएससी का टाइम बाउंड प्रॉपर होता है, इसीलिए हमारा मकसद है कि आपके नोट टाइम पे बने, आप बेस्ट एग्जांपल लेके जाएं, आप उसको प्रॉपरली एनालाइज करें, आप उसको प्रॉपरली टाइमलाइन में डालें। व्हेन यू मिक्स ऑल दीज, अब इन सारी चीजों को आप मिक्स करिए तो आपका आंसर तैयार है। क्या है, व्हेन यू मिक्स नोट्स विद एन एग्जांपल, विद एनालाइज, विद द टाइमलाइन, यू क्रिएट आंसर दैट अराउंड, मैं ये कह सकता हूं कि आपके 8 से 12 मार्क्स कहीं नहीं गए। यही तो चाहिए यूपीएससी, ये है। एंड आई एम वेरी मच श्योर कि अभी जैसे जैसे मेरी क्लासेस आपको यूट्यूब पे मिलेंगी तो आपको पता चलेगा कि आखिर नीट का मतलब क्या है। वो जो स्ट्रैटेजीज हैं और जो यूनिक नियोगी आईएएस लेके आ रहा है वो ये है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि क्या एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर टॉपिक, सी ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और मुझे उम्मीद है यहां से आप जो लेके जाएंगे वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। आइए मैं आपको एक एक करके ये बताता हूं। सबसे पहले आपको नोट करना है कि हमारा टॉपिक ब्रेक डाउन कैसे होता है। बहुत कंफ्यूजिंग है और मुझे स्टूडेंट अक्सर कहते हैं कि सर यहाँ देखिए, सबसे पहली चीज ये वाला टॉपिक जो है, ये सबसे पहला टॉपिक आता है हमारा प्री हिस्टोरिक एज। इसको जरा समझिएगा प्लीज काइंडली। इसमें हमें पैलोलिथिकल, मीजोलिथिकल, नियोलिथिकल, चाल्कोलिथिकल जो भी पढ़ना है, काइंडली मेक मैप्स एंड द साइट्स आर इंपॉर्टेंट, ओनली साइट्स आर इंपॉर्टेंट। सी क्लियर बात होनी चाहिए। इसमें हमें टूल, लाइफस्टाइल, सेटलमेंट जो भी दिया हुआ है, अगर आपने मैप कर लिया
और मैं आपको एक बड़ी अच्छी बात बता देता हूं, नियोगी आईएएस से आपको कुछ क्लासेस जो है वो मैपिंग की मिलेंगी, जिसमें हम एंशिएंट हिस्ट्री आपको मैप के थ्रू कवर करवाएंगे। आप लिख के रखिएगा। तो ये वाला चैप्टर सर ये कह रहा है कि जो एंशिएंट हिस्ट्री का पहला टॉपिक है वो प्री हिस्टोरिक एज होगा, जहां पे हमें मैप करना है। एंड साइट्स आर इंपॉर्टेंट एंड सोर्स एनसीईआरटी, क्योंकि इसकी कोई भी डॉक्यूमेंटेशन तो हमारे पास है ही नहीं। तो बेस्ट सोर्सेस एंशिएंट हिस्ट्री का एनसीईआरटी ऑफ क्लास 6 एनसीईआरटी ले लें या क्लास 12 की एनसीईआरटी, देन बेस्ट इज आर एस शर्मा। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये हमारे टॉपिक इसके अंदर है, ये जो डिकोड किए हमने, फोकस किस पे रखेंगे, टूल्स के ऊपर, लाइफस्टाइल के ऊपर और सेटलमेंट। यहां पे हमारे अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर प्रीलिम्स बेस्ड, तो इसको मैं यहां पे लिख देता हूं कि सर ने ये कहा था कि इसको हमें प्रीलिम्स के लिए ज्यादा पढ़ना है रेदर देन मेंस के लिए। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट, अब ये कैसे हॉट टॉपिक फॉर यूपीएससी, दैट इज हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब हड़प्पन सिविलाइजेशन में आप अगर आप देखेंगे हर साल आपको प्रीलिम्स और मेंस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अच्छा, एक चीज याद रखना है, जब भी हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ते हैं, सिंपल कर लीजिए, कोई ऐसा चीज नहीं है। सर ने क्या कहा, देखिए 4 टॉपिक इस तरह बनते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट कि अगर हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन, सोसाइटी, इकोनॉमी, पॉलिटी, रिलीजन एंड आर्ट एंड कल्चर, सी वेरी 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 इंपॉर्टेंट, हर साल आपको आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन मिलेगा। तो मैंने क्या करना है, पहले उनकी सोसाइटी को डिस्कस करूं, फिर इकोनॉमी, फिर पॉलिटी, फिर रिलीजन, फिर आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर अगर आपने पढ़ लिया अब, और इसके खासकर रिलीजन के बारे में, आपका काम हो गया। यहां बनेगा फिर से माइंड मैप, और यहां पे भी आपको मैपिंग से देखना पड़ेगा। जैसे वो पूछता है कि ये वाली साइड कहां पे है, ये इंडिया के ईस्ट में है या नॉर्थ में है, बताइए कि जो अफगानिस्तान में हमें साइड मिली वो किस बॉर्डर से टच करती है इस समय, ये भी हमें पूछा गया। सो जितना आप मैप के ऊपर फोकस करेंगे उतना आपके लिए, इसमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे। सबसे पहले टाउन प्लानिंग हम करेंगे। टाउन प्लानिंग के बाद हम लोगों के पास रहेगी उनकी इकोनॉमी, जो मैंने वहां पे बताया। फिर हमें पता करना है उनका रिलीजन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर हम उनके पता करेंगे साइट्स ऑफ वेरी 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 वेरी, और साइट्स भी कैसे पढ़ेंगे, तो इसमें हमें प्री हड़प्पन साइट आएंगी, फिर हमारे पास मैच्योर हड़प्पन साइट्स आएंगी, और फिर हमारे पास आएंगी द लेटर हड़प्पन साइट्स, इस तरह, और उनके यूनिक फीचर्स बस। एंड द बेस्ट सोर्स क्लास 6 एनसीईआरटी एंड आर एस शर्मा, दैट्स इट। बट मेरा ये कोशिश रहेगा जब हम स्टार्ट करेंगे, हर वीडियो की नीचे कमेंट बॉक्स में आपको हमारी तरफ से पीडीएफ मिलेगा, और जहां पे आपको इस पूरा स्ट्रक्चर की जो क्लास में पढ़ाया गया उसका एक पूरा नोट्स मिलेगा, लाइव क्लासेस। हमारा मकसद है कि किसी तरीके से आप तक पहुंचे और बेस्ट वे में पहुंचे, और इस बार हिस्ट्री बहुत सिंपल होने वाला है। इसके अलावा अगर हम अगला टॉपिक देखें तो वैदिक एज, आप सब जानते होंगे वैदिक एज में कमाल चीज है। लास्ट में ट्रेंड देख रहा था कि अगर आप देखेंगे तो इस पीरियड से, वैदिक एज के पीरियड से 2 बार ही सवाल आया, What is the difference between the early Vedic period and the later Vedic period? Same copy and paste. सर ने क्या बताया? Read about the polity, read about the economy, polity, economy, society, religion. यहां पे हमारे पास आर्ट एंड कल्चर नहीं है, no. But what is important here? Religion. Very, very, very. और याद रखिएगा, books are very, very much important, क्योंकि यहां पे ऋग्वेद आ गई। ऋग्वेद के बारे में भी वो पूछेगा आपसे कि बताइए कि ऋग्वेद के किस मंडला में क्या लिखा है। जैसे मंडला नंबर 10 इस चीज के लिए फेमस है सर। फिर आपसे पूछेगा ऋग्वेद की ब्राह्मणास बताइए, फिर पूछेगा ऋग्वेद की आर्यंकास कौन सी है, फिर ऋग्वेद की उपनिषद कौन सी है, यहां तक पूछता है। ये है डीपनेस। और उसके बाद आपको यह बताना पड़ेगा कि बताइए जो अर्ली वैदिक पीरियड के अंदर वुमेन्स का स्टेटस था वो क्यों डिग्रेड हुआ इन द लेटर, द डिफरेंस रिलीजन के अंदर जो हुई, अर्ली वैदिक पीरियड में कैसा रिलीजन था, लेटर वैदिक पीरियड में कैसा रिलीजन। एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूं, somehow I can say like this entire topic is based on some other facts, कुछ फैक्ट्स पे बेस्ड है, बट रिमेंबर अगर गलती से आपने फैक्ट्स गलत ले लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ इस पर्टिकुलर टॉपिक, क्योंकि ये रिलीजन से बहुत रिलेटेड है, प्लीज काइंडली
फॉलो ओनली एनसीईआरटी बुक्स एंड आर एस शर्मा बुक, और थोड़ा अगर आप कोई स्टैंडर्ड बुक लेते हैं क्योंकि फैक्चुअल इंफॉर्मेशन काफी बार यूपीएससी ने यहाँ पे अलग अलग तरीके से सवाल जो है वो बहुत डीप होते हैं, तो यहाँ पे भी वही रखेंगे। सोसाइटी इकोनॉमी जो मैंने इसमें बताया, अर्ली लेटर वैदिक को कंपैरिजन करके पढ़ना वेरी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंपैरिजन नहीं हुआ तो ये टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा। अच्छा, ये वीडियो आप सेव भी करके रख सकते हैं, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपको याद आएगा कि सर ने उस समय क्या क्या बोला था हमें करने के लिए। इसके बाद हमारा आता है महाजनपदास पीरियड। यहां से शुरुआत होती है इंडिया की पॉलिटिकल स्ट्रगल की। अच्छा, मुझे कुछ अगर आपको याद होगा, हमारे यहाँ पे इंडिया में ये कहा यह जाता है कि पॉलिटिकल सिस्टम कब स्टार्ट हुआ। अब यूरोप में अगर बात कर लेंगे तो हमारे पास बहुत अलग अलग पार्ट है। देखिए, हम ये मानते हैं कि जनपदास और महाजनपदास पीरियड ने जो है यहाँ पे शुरुआत की है। अब हमारे पास कितने जनपदास, देखिए सबसे पहली चीज आपको ये समझना है कि पहले छोटे छोटे स्टेट्स हुआ करते थे। पहले होती थी फैमिलीज ने अपने आप को ग्रुप में किया, गांव बनाया, विलेज के बाद हम लोग जो है एक जनपदास में गए एंड देन इनटू ए महाजनपदास। इन इंडिया अकॉर्डिंग द बुक ऑफ अंगोत्र निकाय हमारे पास 16 महाजनपदास हैं, और उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास, देखिए कितना इंपॉर्टेंट, मगध, ये वाला रीजन। ये मैपिंग में जब करते हैं तो मगध का क्या काम था कि इन एरियाज में, ये सारे जो आपको बाकी के एरियाज मिल रहे हैं, इन सारे एरियाज को वो चाहता था कि मैं कैप्चर करूं और अपने एक पूरी टेरिटरी बनाऊं। इसी मगध में बहुत लड़ाइयां हुई और जन्म हुआ 2 महावीरों का। एक आपके हैं महावीर और एक गौतम बुद्धा। मना कर दिया, नहीं चाहिए, क्यों टेरिटरी पे लड़ाइयां चल रही। मगध विशाल था, लोहा था उनके पास। मुझे अभी याद आता है, एक बड़ी कैपिटल लेके बैठे हुए थे, हरियंका डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी, नंद डायनेस्टी, यहीं से तो रूल किया। इंडिया को अगर आपने समझना है, अगर आप चाहते हैं कि आप इंडिया की पॉलिटिकल सिस्टम को समझ पाए, करंट पॉलिटिकल सिस्टम आपको नहीं समझ में आएगा अनटिल अनलेस जब तक आप मगध को नहीं समझ पाएंगे। यहीं से पॉलिसीज बनी, क्या स्टैंडिंग आर्मी रखनी है या नहीं रखनी है। और फिर मुझे याद आता है कि बुद्ध बहुत परेशान थे। अच्छा, ये एक और चीज जो यूपीएससी पूछता है, इट इज क्लियरली मेंशन्ड इन योर एनसीईआरटी, इट इज आल्सो क्लियरली मेंशन्ड इन आरएस शर्मा। इन 16 महाजनपदास देयर वाज अ प्रीलिम्स क्वेश्चन, कौन से रिपब्लिक है और कौन से मोनार्कियल है। इनमें से बहुत सारे थे जो राजाओं को मानते थे, बहुत सारे ने कहा नहीं रिपब्लिक रखेंगे। मुझे अभी याद आता है बुद्ध ने वो जो कहा था, सबम दुखम, जिंदगी तो दुख है, उसका जो कारण आप देखते हैं ना वो मगध है। वो लड़ाइयां पसंद नहीं करते थे। अब मैं आपको एक पॉइंट जो बताने जा रहा हूं वो जरा समझ लीजिए। भारत के अंदर जो धार्मिक चीजें आई हैं, रिलीजियस पर्सपेक्टिव, एंड वी कॉल इट्स अ रिलीजियस रिफॉर्म। अच्छा, कुछ लोग मुझे कहते हैं कि इसका क्या ये रिलीजन है? नहीं, इट बिकेम रिलीजन वेरी लेट। ये तो समाज को बदलाव की ओर लेके चलना चाहते थे। इस पे हम बहुत बात करेंगे, और यूपीएससी का सबसे हॉट टॉपिक में से एक टॉपिक जो है आपका रहता है। अब यहां पे मैं आपको मौर्यन अंपायर के बारे में बताता हूं। देखिए, मौर्यन अंपायर का एक, इससे पहले क्योंकि मगध के अंदर छोटी छोटी डायनेस्टीज बनी थी, यहां पे कोशिश ये करना है हम लोगों को, क्योंकि यहां पे टीचर स्टोरीज पढ़ाते हैं। मैंने अभी आपको एक फैक्ट बताया था, 3 गलतियां मत करिए, स्टोरीज मत पढ़िए। हाँ, आप पढ़िए चंद्रगुप्त। देखिए यहां पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है चंद्रगुप्त मौर्य, देन बिंदुसारा, देन वी हैव अशोका। लेकिन यहां पे हम सोर्सेस पे ज्यादा, सोर्स क्या है? अर्थशास्त्र। बताइए जी, कौटिल्य ने क्या कहा था? क्या ड्यूरिंग चंद्रगुप्त मौर्य वहां पे स्लेव होते थे या नहीं होते थे? क्या स्लेवरी जो है वो बाय बर्थ होती थी या नहीं होती थी? ऐसे सवाल पढ़ने, और इनके लिए आपको डीप अंडरस्टैंडिंग का होना बहुत जरूरी है। मौर्यन अंपायर के आर्ट एंड कल्चर को आपने बहुत ज्यादा पढ़ना है। सी दैट्स व्हाई आई लाइक मौर्यन अंपायर इज मेनली नोन फॉर इट्स आर्ट एंड कल्चर। देन एडमिनिस्ट्रेशन, अशोकदम्मा, अर्थशास्त्र इनसाइड। मैंने बड़ा अच्छा लिखा, देखिए आप समझिए, अगर आपने इसको फॉलो कर लिया तो आपका यूपीएससी की वो जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी। आपको अर्थशास्त्र को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि अर्थशास्त्र के अंदर कौटिल्य ने सोसाइटी, इकोनॉमी, पॉलिटी के बारे में क्या बोला है। इसके बाद हमारे पास आता है पोस्ट मौर्यन एज, इंडो ग्रीक्स, शाकास एंड कुशान्स। ये जो फॉरेनर्स रूल आए इंडिया के अंदर, इन्होंने क्या किया, इनके बारे में पढ़िए ना, अंडरस्टैंड करिए कि सतवाहन डायनेस्टी जो कि डेक्कन के अंदर रूल कर रही थी, उनका शाकाओं के साथ क्या लड़ाई चल रही थी। कुशान इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों बने इन टर्म्स ऑफ गोल्ड,
इंडो ग्रीक्स ने किस तरीके से गंधार स्कूल ऑफ आर्ट की नींव रखी, आर्ट एंड कल्चर, इसको अपने आर्ट एंड कल्चर से कंप्लीट करना है। देन हमारा आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज कॉल्ड गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर कॉल्ड गुप्ता एज। व्हाई गुप्ता? गोल्डन एज नॉट इन टर्म्स ऑफ, देखिए गोल्डन एज बिकॉज ऑफ साइंस एंड आर्ट एंड आर्किटेक्चर। मुझे अभी याद आता है नागर स्टाइल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर की शुरुआत तो यहीं से हुई। कैसे बना वो? अच्छा, द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर में और नागर स्टाइल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर में क्या फर्क है? गर्भगृह एरिया कैसा हुआ करता था? क्या इन पे गोपुरम होता था या नहीं होता था? शिखर या विमाना होता था या नहीं होता था? नंदी का वो जो आपको फिगर देखने को मिलता है वो बाहर होता था या मंदिर के अंदर होता था? इन चीजों के बारे, साइंस के बारे में बताइए, कितनी टेक्नोलॉजी थी, आर्ट में उन लोगों ने क्या क्या यूज किया। अच्छा, गुप्ताओं के बारे में, नुमिस्मेटिक सिक्कों के बारे में वो बहुत पूछते हैं। देन हमारा लेट्स मूव टुवर्ड्स नाउ साउथ साइड। आ जाइए, ये अब जो है नॉर्थ की बात हो रही थी। देखिए साउथ को पढ़ने के लिए यू हैव टू मूव, अगर हम उनका बैकग्राउंड निकालें तो कहा जाता है कि एक संगम एज आती है, और इस संगम एज में हमारे पास काफी सारी, सबसे ज्यादा आपको लिटरेचर पे, देखिए बहुत सारे बच्चे यहां पे डरते हैं बिकॉज ना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आपको इनकी सोशल लाइफ के बारे में पढ़ना पड़ेगा। सोशल लाइफ क्या है, किस तरीके से, वही सोशल लाइफ के बारे में, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, ये सारी चीजें आपको बतानी पड़ेंगी। तब जाके आप कहिएगा कि हाँ सर हमने एंशिएंट हिस्ट्री में कुछ पढ़ा है। तो मेनली मैंने क्या क्या चीजें बताई, आपको ख्याल रखना है कि आप जो पढ़ रहे हो वो अकॉर्डिंग टू यूपीएससी, और इसको कंप्लीट करने के बाद पीवाईक्यू चेक करना। इस पूरी वीडियो को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने आपके 10 साल के पीवाईक्यू चेक किए, और उसमें मैंने फाइंड आउट किया कि यूपीएससी किन चीजों पे सबसे ज्यादा पर्टिकुलरली किस तरीके से वो क्वेश्चन बनाते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको यह समझ में आया होगा कि हमें यूपीएससी के एंशिएंट हिस्ट्री को कैसे अप्रोच करना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलूंगा और बताऊंगा कि सोर्सेज, और सबसे इंपॉर्टेंट सर रिवीजन क्यों नहीं हो पाता। तब तक जुड़े रहिए, बी इन टच, स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग नियोगी आईएएस।